हाँ ठीक है। देखिए, सबसे अधिक वन आप लोग को बताया था उत्तरकाशी में है, सबसे कम हरिद्वार में है। सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी जो इसको नेशनल पार्क कहते हैं, वो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। इसमें दो तीन नेशनल पार्क और नाम सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक है जिम कॉर्बेट। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ये भारत का क्या है, सबसे पहला नेशनल पार्क है। और इसी में सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसी को शुरू किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट। और आपको बता कि ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? ये दो डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। एक तो नैनीताल में फैला हुआ है। ये कितने डिस्ट्रिक्ट में है? ये दो डिस्ट्रिक्ट में है, एक नैनीताल में और एक पौड़ी में। पौड़ी में तो जिम कॉर्बेट दो डिस्ट्रिक्ट में है, एक है नैनीताल में है और एक है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और इसमें सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भी पहला है। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर इसी में पाया जाता है। हाँ जी। दूसरा है राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, ये तीन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। एक हरिद्वार में, एक आपका देहरादून में है और एक आपका पौड़ी में है। ये बहुत एक महान व्यक्ति थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, उनके नाम पे इसको रखा गया है, ध्यान जी का। और इसमें भी क्या है, बाघों का संरक्षण किया था। बाघ और हाथी दोनों के लिए है, हाथी भी है और बाघ भी है। एक टाइगर और एलिफेंट है, टाइगर और एलिफेंट दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? फूलों की घाटी। कहाँ पे है? चमोली में। बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे प्रसिद्ध है। इसको पहले क्या करते थे? नंदन कानन आयोग। इसका प्राचीन नाम क्या है? नंदन कानन। तो नंदन कानन फूलों की घाटी को पहले कहा गया था। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जो गंगोत्री है, ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में।
उत्तरकाशी। एक नेशनल पार्क और जान लीजिएगा, नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल, जो चमोली में है, जो किसके लिए फेमस है? कस्तूरी मृग के लिए फेमस, यानी मास्क डियर के लिए फेमस है। नंदा देवी कहाँ पे है? चमोली में। तो चमोली में नंदा देवी है, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, फूलों की घाटी चमोली में है, जिम कॉर्बेट नैनीताल और पौड़ी में है, राजा जी कहाँ पे? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी में। इन पांचों को याद कर रखिए। ये क्या है? उत्तराखंड के क्या नेशनल पार्क है, इसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। उसके बाद वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पे है? केदारनाथ वन्य जीव विहार है, जो चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। सबसे छोटा कौन सा है? मसूरी वन्य जीव विहार, जो कहाँ पे है? देहरादून में। देहरादून में आप लोग जानते हैं मालसी डियर, मालसी डियर पार्क भी स्थित है, या चिड़ियाघर कह सकते हैं, पार्क या चिड़ियाघर, जो कहाँ पे है? आपके देहरादून में, मालसी डियर पार्क। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला जीव विहार कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव विहार, जो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। अस्कोट कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में क्या है? अस्कोट में क्या है? सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग का क्या है? यहाँ पे पाया जाता है। वन भूमि आपको बता था अभी, उत्तरकाशी है, सबसे कम हरिद्वार है, और राज्य में शुद्ध बोए गए जो क्षेत्रफल है उसमें उधम सिंह नगर का सबसे ज्यादा हिस्सा है। यानी एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा तो उधम सिंह नगर में ज्यादा खेतों पर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। सबसे कम कहाँ है? चंपावत। सबसे कम कहाँ पे है? चंपावत। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? अपर गंगा कैनल। कब बना था? 1854 में। इसके लिए आपको बताया था कि रुड़की में थॉमसन कॉलेज बनाया गया था, जो क्या है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसी का वर्तमान नाम क्या है? रुड़की आईआईटी। रुड़की आईआईटी का पुराना नाम क्या है? थॉमसन कॉलेज। कहाँ पे है? ये रुड़की में। ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, समझिएगा। भारत का क्या है? पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। देखिए लिखा हुआ है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, तो कौन सा है? आपका थॉमसन कॉलेज। तो इसको अभी क्या है? आईआईटी का दर्जा दिया गया है। अभी क्या है? आईआईटी का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए रुड़की में एक चीज और है, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान भी क्या है? यहाँ पर है। जितने भी सिविल इंजीनियर जिसे कहते हैं, सिविल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आपका रुड़की में, सिविल इंजीनियरिंग। उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके रुड़की में। क्योंकि यहाँ पे जो अपर गंगा कैनल बनाने के लिए क्या था? इसको स्थापित किया गया था उस समय हम लोग। और आगे देखिएगा, देश का राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में आपको बताया था। उसके बाद राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे? देहरादून में। देहरादून में एक जगह है शुद्ध वाला, या उसका नाम है, वहां पे है। वहां पे क्या है? ये कॉलेज है देहरादून में, क्या पहला महिला कॉलेज है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय आपको बताया था 1960 में बना है। और इसे क्या है? हरित क्रांति का जन्म स्थल कहा जाता है। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है? वर्क प्लेस इसको कहा जाता है। कहाँ पे है? पंतनगर में है। 1960 में इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या है? हरित क्रांति का जन्म स्थली इसको कहा जाता है। हरित क्रांति आप लोग जानते हैं, हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुआ था? भारत में ये शुरू हुआ था 1966 में शुरू हुआ। इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन ज्यादा बड़ा है? गेहूं का। जो व्हीट है इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बड़ा है। गेहूं, दूसरे नंबर पे चावल है, यानी राइस। और हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं?
MS स्वामीनाथन, भारत में। अभी इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, चर्चा में हो सकता है। MS स्वामीनाथन क्या है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगरी कहाँ पे, हरिद्वार में। आपको बताया था इसको स्थापना 1902 में किया गया था। इसके द्वारा किया गया था, आर्य समाज के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, किसने शुरू किया था, दयानंद सरस्वती ने इनको स्टार्ट किया था। इनका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। कब शुरू किया गया था, 1875 में। इनका दो शाखा बन गए थे, एक है DAV कॉलेज बने थे। DAV कॉलेज का नाम सुने होंगे, ये क्या है, आर्य समाज का कॉलेज है। और एक बना था गुरुकुल। तो गुरुकुल पद्धति क्या है, जो पुराने शिक्षा पद्धति है, उसी के आधार पर क्या है, हरिद्वार में क्या है, गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय बनाया गया था। और ये जो गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय है, इसमें क्या है, जो प्राचीन हमारे देश में जो गुरुकुल पद्धति से जो शिक्षा दी जाती थी, उसी को क्या है, शिक्षा दी जा रही थी। तो क्या है, गुरुकुल पद्धति से शिक्षा देने के लिए कहाँ पर स्थापित किया गया था, आर्य समाज के द्वारा, हरिद्वार में। इसका नाम है गुरुकुल कांगरी। पहले गुरुकुल कांगरी था, आपको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय जो सरकार के अंतर्गत होता नहीं होता है, लेकिन क्या था, उसको मान्यता दी जाती है। तो ये किसके द्वारा है, आर्य समाज के द्वारा। दयानंद सरस्वती क्या है, इसके सिस्टम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। कब बना था, 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड का पहला महिला या भारत का पहला DGP कंचन चंद्र भट्टाचार्य, कीजिएगा। कंचन भट्टाचार्य क्या है, भारत का पहला महिला DGP है। तो उत्तराखंड का भी क्या है, पहली महिला थी। अभी उत्तराखंड का पहला मेयर कौन बनी थी, ये सामान्य जानकारी है, मनोरमा शर्मा। ये उत्तराखंड जो देहरादून नगर निगम है, का पहला महिला। आपको बता कि देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का पहला नगर निगम है। राज्य का प्रथम बार मेमोरियल कहाँ पे है, देहरादून में है। राज्य का पहला महिला IAS ज्योतिराव पांडे है। चिपको आंदोलन गोरा देवी कब शुरू हुआ था, 1974, 73-74 माना जाता है। हाँ जी, कहाँ से शुरू हुआ था, रेनी गांव। रेनी गांव कहाँ पे है, चमोली में शुरू हुआ था। इसमें कौन जुड़े थे, सुंदर लाल बहुगुणा इनके साथ जुड़ा हुआ था। और चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट को इसके लिए क्या है, हाँ ठीक है सर, वीडियो PDF सब भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए। चंडी प्रसाद भट्ट को इस आंदोलन के लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार उसको दिया गया था। से पुरस्कार उनको दिया गया, चंडी प्रसाद भट्ट को। मेन किया था गोरा देवी, गांव, भेदभाव। चमोली। आपको पता है कि जो चिपको आंदोलन सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, राजस्थान में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में बाद में शुरू हुआ था, जो गोरा देवी के नाम से फेमस है, उसको ध्यान देंगे। मैत्री आंदोलन के संस्थापक कौन है, कल्याण सिंह रावत। आप लोग जानते हैं इसमें क्या है, वृक्ष रोपण के लिए होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, वृक्ष रोपण। जो गांव के महिलाओं को प्रोत्साहित की जाती है, और शादी के समय क्या होता है, इस कार्यक्रम को किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं, कल्याण सिंह रावत द्वारा इसको शुरू किया गया।
उत्तराखंड में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सा है? नंदा देवी। कितनी? 280 किलोमीटर चलती है, 19 से 20 दिन के बीच में इसको चला जाता है। इसमें 4 सिंह वाला मेरा चाहिए होता है। 4 सिंह वाला क्या मेरा या भेड़ कहते हैं, मेरा कहते हैं या भेड़ कहा जाता है। मेरा जो होता है हमेशा क्या 12 साल बाद होता है, 12 वर्ष में एक बार होता है नंदा देवी राज यात्रा। ये उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं संस्कृति को आपस में मिलाने का काम करता है। हाँ जी। और इसका अंतिम जो यात्रा होता है वो तवाघाट में क्या होता है, मेला को छोड़ के चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं। तो 280 किलोमीटर का यात्रा होता है, 19 से 20 दिन की यात्रा होता है, 12 साल में इसका एक बार आयोजन किया जाता है। इसमें 4 सिंह का मेला का इस्तेमाल किया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह अभी आपको बताया था जागेश्वर धाम है, जो अल्मोड़ा में है। कितना? 124 मंदिर है यहाँ पे। और महामृत्युंजय मंदिर क्या है? सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा? महामृत्युंजय मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर है। राज्य में निर्मित एशिया का सबसे ऊंची डैम कौन सा है? टिहरी डैम। ये आप लोग जानते हैं। टिहरी डैम किस नदी पर है? ध्यान दीजिएगा, भागीरथी। देखिए भागीरथी नदी और जो टिहरी डैम है, जो टिहरी है, जिसको पहला पुराना टिहरी जिसे कहते हैं, यहाँ पे 2 नदी का संगम होता है जहाँ पे टिहरी डैम है। एक तो भागीरथी है, दूसरा कौन सा है? चंद्रभागा नदी है। और इसको क्या है? केशव पर्यत कहा जाता है। यहाँ पे होता है जो पुरानी टिहरी है उसमें। और इसमें जो ये जो डैम है, इसमें 24,000 मेगावाट बिजली की उत्पन्न होता है। और रशिया की मदद से उसको बनाया गया। किसकी मदद से बनाया गया? रशिया की मदद से बनाया गया है। किसकी मदद से बनाया गया? रशिया की मदद से बनाया गया। यानी पोल जो 2 ध्रुव है उस पर पहली बार पहुंचने वाले जो उत्तराखंड की जो महिला है वो है आपका डॉक्टर ब्रीता फर्टियल। कौन है? डॉक्टर बिनियाल फर्टियल। उसको भी ध्यान रखिएगा, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहुंचने वाली है। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली जुड़वा बहन कौन सी है? काशी और नुक्सिमैन। ये शायद वहां से है, हरिद्वार से है। ध्यान दीजिएगा। एवरेस्ट, देखिए एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। मीटर कह रहा हूँ, हाँ मीटर क्या है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर नहीं, मीटर इसकी ऊंचाई, मीटर इसकी ऊंचाई। और माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। बछेंद्री पाल का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। पहले भारत बछेंद्री पाल उत्तराखंड से है। ये विजय 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 सर अपना म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। विजय सर अपना माइक म्यूट कर दीजिए। कोई किसी का माइक थोड़ा सा ऑन है, इसको बंद कर लीजिए थोड़ा सा। बछेंद्री पाल क्या है समझ लीजिएगा। बछेंद्री पाल क्या है? पहली भारतीय महिला है जो एवरेस्ट पर चली। और एवरेस्ट पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी क्या है? एवरेस्ट पर चलने वाला पहला व्यक्ति है। इसको याद रखिए। देश का पहला
कंजर्वेशन रिजर्व या जिसको आप वेटलैंड एरिया कहते हैं वो आसान है, आपको बताया था। आसान कहाँ पे है? ये क्या उत्तराखंड का पहला वेटलैंड एरिया भी है, देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व भी है ये, और उत्तराखंड का पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है। उत्तराखंड का पहला आर्द्रभूमि या वेटलैंड एरिया कौन सा है? आसान है। ये कहाँ पे है? देहरादून में है, जो यमुना नदी और टोंक नदी के बीच में इसका स्थापित है। राज्य का प्रथम महिला सांसद कमलेंदु पति साहा बने, पहली महिला सांसद जो टीवी से बने। राज्य गठन के बाद सबसे पहले कौन बनी है? माला नागलक्ष्मी, जो अभी भी चुनाव लड़ी है, इस बार भी चुनाव लड़ी है। राज्य का प्रथम अंग्रेजी कौन सा अखबार है? द हिल्स। ये विजय सर अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। राज्य का पहला दैनिक पत्र कौन सा है? पर्वतीय। ये क्या है? मसूरी शुरू किया था और ये देहरादून से शुरू किया गया। सर आप माइक ऑफ कर दीजिए सबका। एक मिनट उसको बंद कर देता हूँ, कौन है इसको। हाँ, तो देखिएगा, राज्य का पहला जो न्यूज़पेपर है या पत्रिका है वो है द हिल्स। और राज्य का प्रथम दैनिक, देखिए एक होता है 15 दिन में एक बार चलने वाला और एक होता है रोज चलने वाला। तो 15 दिन में जो स्टार्ट किया गया था वो द हिल्स था, और जो प्रत्येक दिन में आने वाला जो न्यूज़पेपर था वो है पर्वतीय। और ये दोनों क्या था? इंग्लिश में आते थे। इसमें आते थे इंग्लिश में। ये दोनों क्या थे? इंग्लिश में आने वाले पत्रिका थे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सुने होंगे अल्मोड़ा अखबार। ये सबसे पहले क्या है? उत्तराखंड के लैंग्वेज में यानी कुमाऊं भाषा में आने वाला पहला था। ये आता 1871 में। कहां से शुरू हुआ था? अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। ये क्या है? सबसे पहला पत्रिका है जो कुमाऊं भाषा में, कुमाऊनी भाषा। दूसरा है गढ़वाल पत्रिका, ये देहरादून से शुरू किया गया था और ये गढ़वाली भाषा में। और द हिल्स और पर्वतीय क्या है? ये इंग्लिश में था। द हिल्स सबसे पहले शुरू हुआ था, लेकिन वो क्या है? इंग्लिश में शुरू किया गया। तो वो क्या है? इंग्लिश में इसको शुरू किया गया था, इसको ध्यान में। इसके अतिरिक्त और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उत्तराखंड से, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये किसी टॉपिक में मत जानिएगा। देखिए आपका पहला जो टॉपिक है उसमें यही है कि उत्तराखंड का जो बैकग्राउंड बता दीजिए कि उत्तराखंड में है क्या चीज, तो वही चीज है। उत्तराखंड में थोड़ा सा नदी के बारे में जान लीजिएगा कि नदी से सवाल पूछ लेता है। एक तो गंगा यमुना आपको बता दिया, काली आपको बता दिया, एक है राम गंगा नदी। ठीक है, दो रामगंगा नदी, एक पश्चिमी रामगंगा नदी है और एक पूर्वी रामगंगा नदी है। जो पश्चिमी रामगंगा नदी है ये क्या है? उत्तराखंड से बाहर चले जाते हैं और क्या है? गंगा नदी से मिलती है। ये जो रामगंगा नदी है, जो मुरादाबाद जो शहर है, मुरादाबाद, वो क्या है? रामगंगा नदी के तट पे बसा हुआ। और ये क्या? फारूकाबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पे गंगा नदी में मिल जाती है। और एक है पूर्वी रामगंगा नदी, ये क्या है? आपके गोड़ी नदी में मिल जाती है। ये और गोड़ी नदी किसमें मिल जाती है? काली नदी में। तो ये इस वाले पार्ट है और ये इधर वाले पार्ट है। तो ये रामगंगा नदी क्या है? ये ज्यादा लंबी है। और इसी रामगंगा नदी पर ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, जिसे कोठर बांध कहा जाता है। कौन सा बांध कहता है? कोठर बांध। किस नदी पर बना है? रामगंगा। कोसी नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, इससे एक सवाल बनता है।
कोसी नदी के जो घाटी है, घाटी मतलब जहाँ पे ये बहती है, वैली है, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तराखंड जो आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो रामनगर के नीचे वाला जो क्षेत्र है, वहां पे क्या धान की पैदावारी होती है, तो इसके लिए क्या कोसी नदी कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे धान की खेती किया था, बहुत ज्यादा होता है। कोसी नदी के बारे में जानिए। उसके बाद आते हैं अलकनंदा नदी पर जो धाम है, नहीं जो प्रयाग है, पंच प्रयाग है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में 5 प्रयाग है मेनली। कौन कौन से प्रयाग है उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है ये सवाल। नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ऐसे की जगह उसको ऑर्डर से लिखिएगा तो सही रहेगा। पहले विष्णु प्रयाग आएगा। फिर ये 5 प्रयाग हैं उत्तराखंड में, ध्यान दें, उसको पंच प्रयाग कहते हैं। इसमें जो एक नदी है वो कॉमन है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी एक नदी क्या है, सबके लिए कॉमन है। विष्णु प्रयाग सबसे पहला बनता है, फिर नंद प्रयाग बनता है, फिर कर्ण प्रयाग बनता है, फिर रुद्र प्रयाग बनता है, फिर देव प्रयाग बनता है। ये सबके साथ कॉमन है। यहाँ पे जो नया नदी जुड़ता है उसको देंगे। ठीक है, विष्णु प्रयाग में इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, या इसको धौली गंगा भी कहा जाता है। विष्णु गंगा या धौली गंगा। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी मिलता है, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, और देव प्रयाग में भगीरथ। और अलकनंदा क्या है, सबके कॉमन। तो उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं जिसको पंच प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच प्रयाग। तो पंच प्रयाग में ये 5 स्थान है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है वो है आपका देव प्रयाग। ये देव प्रयाग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सास बहू वाला कहानी है। अलकनंदा को क्या कहते हैं, सास कहते हैं या बहू कहा जाता है, सास बहू नदी कहा जाता है। गंगा, अलकनंदा और भारत, उसको सास और उसको बहू कहा जाता है। धन्यवाद। देव प्रयाग को में जो राम जी है वहां पर तपस्या वगैरह किए थे, या देव शर्मा नामक एक ऋषि ने तपस्या किया था, इसके लिए इसका नाम देव प्रयाग पड़ा है। राम जी जब रावण को मार के भाग आए थे, मतलब अयोध्या आए थे, तो इसके बाद क्या था, यहाँ पे युद्ध किए, यहाँ पर तपस्या किए थे देव प्रयाग। इसलिए देव प्रयाग को क्या बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देव प्रयाग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। और देव प्रयाग में को एक और नाम से जाना जाता है, किसलय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसलय प्रदेश भी देव प्रयाग को, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। यहाँ पे राम जी ने क्या है, अयोध्या लौटने के बाद यहाँ पे तपस्या वगैरह लोगों ने मेडिटेशन वगैरह जो भी है इस स्थान पे किया। तो ये क्या है आपके पंच प्रयाग हो गया, जो 5 नदी क्या आपस में मिलती है और उनको कहा जाता है पंच प्रयाग। बार बार आपसे पूछा जाता है। एक जगह का नाम और याद रखिएगा, लाखा मंडल। लाखा मंडल है देहरादून में। यहाँ पे सर्वाधिक मूर्तियां पाई गई है।
जैसे जागेश्वर में मंदिर पाई गई है, यहाँ पे सर्वाधिक क्या है, मूर्तियां है। तो लाखा मंडल जो चक्राता वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या सर्वाधिक मंदिर यहाँ पे है। और ये जो क्षेत्र है जोनसारियों का क्षेत्र है। इनका है जोनसारी जो जनजाति है, इनका क्षेत्र। इसी के आसपास क्या है, एक जगह है कालसी, जहाँ पे क्या है अशोक का स्तंभ है। अशोक का स्तंभ तो यही नहीं है, इसके जो दूर पे है, जिसको डाक पत्थर कहते हैं, डाक पत्थर में है। तो वहाँ पे कालसी जगह पे क्या है, अशोक का क्या है, शिलालेख है या स्तंभ है या अभिलेख कह सकते हैं, जो कि अशोक ने उसको स्थापित किया है। ये भी लाखा मंडल भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में कितने जनजाति है, इसको समझ लीजिएगा। देखो उत्तराखंड में 5 जनजाति है मेनली। नंबर 1 पे है आपका थारू, दूसरे पे है आपका जोनसारी, तीसरे पे है आपका भोटिया, चौथे में आपका बुक्सा या बोक्सा, बुक्सा भी कही जाते हैं, कहीं बोक्सा भी कहा जाता है। और 5वां है रांची। सबसे बड़ा आबादी वाला जनजाति और सबसे छोटा कौन शरीफ सेकेंड नंबर पे है। थारू देखिए, थारू क्या है, ये मेनली यूएस नगर में पाया जाता है मेनली। कौन शरीफ कहाँ पे है, देहरादून। भोटिया सबसे अधिक चमोली और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। ये क्या है, आजादी से पहले तिब्बत से व्यापार करते थे। क्या करते थे, तिब्बत से व्यापार करते थे। बोक्सा कहते हैं या बुक्सा कहते हैं, अलग अलग जगह पे थोड़ा सा लिखा होता है, तो दोनों लिख दिया हूँ। बोक्सा, बोक्सा या बुक्सा कहा जाता है ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, पिथौरागढ़ में देखिएगा क्या, पिथौरागढ़ और जो चमोली है, यहाँ पे क्या है, पिथौरागढ़ और चमोली में क्या है आपके भोटिया है। देखिए भोटिया और भूटिया में अंतर करिएगा। भोटिया और भूटिया में अंतर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेंगे। भोटिया उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अच्छा डिफरेंस बताना है बोक्सा और जाति के लिए बता देते हैं। भोटिया सर बुक्सा और थारू जनजाति में अंतर बता दीजिए सर। बुक्सा और थारू जनजाति का अंतर। चलिए देखिए पहले समझ लीजिए भोटिया। देखिए जो थारू है, तो भोटिया पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है। ना ना सर, बुक्सा और थारू जनजाति हाँ भोटिया देखिए, जो दोनों में। भोटिया और एक पहले समझ लीजिएगा, नहीं सर। जो भोटिया है और जो भूटिया है उनमें थोड़ा अंतर समझिए। जो भोटिया है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, और जो भूटिया है, भूटिया समझिएगा, वो आपके सिक्किम में पाया जाता है। जनजाति दोनों ही जनजाति है। तो भूटिया जनजाति कहाँ है, सिक्किम में है, और भोटिया कहाँ पे है, उत्तराखंड में। देखिए बोक्सा और थारू में थोड़ा सा अंतर समझिए, ठीक है। जो थारू है ये किरत खानदान का बना था। किरत मतलब जो शिकारी लोग होते थे पहले जमाने में, उसको किरत कहा जाता है, उसके खानदान के नाम। पहले बात तो यह है। दूसरा है कि जो थारू लोग हैं ये अपने महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। महाराणा प्रताप के क्या मानते हैं, वंशज माने जाते हैं। लेकिन जो बोक्सा है या बुक्सा जिसे कहते हैं, ये क्या है, यहाँ पे एक जनजाति आपको बहुत प्राचीन काल में आपको मिलेगा। जैसे देखिए प्राचीन काल में यहाँ पे 2 जनजाति बहुत फेमस था। एक था उल्टा और एक था आपका खस जनजाति। तो खस जो जनजाति था, उसी से क्या है बोक्सा का उत्पत्ति हुआ।
जो खस जनजाति से कहा जाता था। तो कोल्टा या जो कुल्टा या कोल्टा कहते हैं उसी से, और जो खस जनजाति से उसी से क्या है आपका बुक्सा का उत्पन्न हुआ है। और जो बुक्सा है ये देखिएगा कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके उधम सिंह नगर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं और कुछ देहरादून में पाए जाते हैं। ये मेनली क्या है, यूएस नगर, नैनीताल के कुछ भागों में, और आपका देहरादून। देहरादून का आपने सुना होगा जो विकास नगर वाला क्षेत्र है, देहरादून का विकास नगर क्षेत्र में क्या होता है, ये बुक्सा पाया जाता है। और बुक्सा क्या होता है, ये लोग मेनली कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। और थारू लोग क्या पहले कृषि से नहीं थे, बल्कि क्या था पहले शिकारी होते थे। ये लोग शिकार से जुड़े हुए लोग थे। थारू लोग कैसे थे, शिकार से जुड़े हुए लोग थे। और बोक्सा लोग क्या है, कृषि से जुड़े हुए लोग। जो थारू लोग हैं ये अपने महाराणा प्रताप और ये जो किरात समुदाय के ये लोग माना जाते हैं। और कई कई पे इसको मंगोल प्रजाति के भी देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है कि आप थारू देखे ना, उनके जो आंख वगैरह क्या होता है थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, तो इससे क्या होता है, इसको कई कई पे मंगोलिया जाति के भी क्या है, मंगोल जाति के भी माना जाता है। राजी मेनली पिथौरागढ़ में पाया जाता है। राजी कहाँ पाया जाता है, पिथौरागढ़। और ये सबसे छोटा है। और राजी जनजाति क्या है, ये मेनली क्या है, जो लकड़ी के काम पे लगे हैं, लकड़ी का काम करता है, कास्ट या वुड काम करता है। और इनमें अभी भी क्या है, वस्तु विनिमय चलता है, जिसको आप वाटर सिस्टम कहते हैं। वाटर सिस्टम या वस्तु विनिमय होते हैं, लकड़ी के बनाते हैं। और ये उत्तराखंड के सबसे क्या है, छोटा जनजाति है। और जंगलों में ये अधिकतर क्या, जंगलों में ही रहते हैं। पिथौरागढ़ के उस साइड में जो जंगल होते हैं उसमें ये लोग रहते हैं। जो भोटिया लोग होते हैं ये क्या है, झूम खेती भी करते हैं। कैसे खेती करते हैं, झूम खेती, जिसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो भोटिया लोग क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी क्या होता है ये लोग करते हैं। तो ये हो गया उत्तराखंड के 5 जनजाति। थारू सबसे बड़ा है, गोनसरी है, भोटिया है, बुक्सा या बोक्सा है, और राजी है। इनके अलग अलग क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। थारू सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर पाया जाता है, जोनसरी देहरादून, भोटिया चमोली पिथौरागढ़, और बुक्सा क्या है, उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, और देहरादून हो गया। राजी कहाँ है, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। तो ये हो गया आपके जनजाति से। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। सर ये नोट्स भेज देना आप ग्रुप में ना। तो टाइम खत्म होने वाला है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको भेज दूंगा। कोई दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि कहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो उसको क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सर तो ये आपको अभी जैसे थारू पीडीएफ और वीडियो थारू दोनों आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहीं पे सर आज ये जैसे क्लास खत्म थारू करते और हैं। ये सबको गुड नाइट। ओके।